जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एडीओ एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए और कम से कम अपने एक फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर इस टेस्ट का आपको पीडीएफ चाहिए तो परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मिल जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ परीक्षा वाटिका, इस टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक भी दे दूंगा। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। नंबर है 8676934039। इस नंबर पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो बच्चे यूपी से बीएड करना चाहते हैं 62,000 में बीएड हो जाएगा। आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब पहला प्रश्न है, संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट और माइका सिस्ट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कायांतरित चट्टाने हैं। संगमरमर जो चूना पत्थर से, और क्वार्टजाइट जो होता है ना, ये बलुआ पत्थर से बना होता है, और स्लेट जो होता है ये शेल से बना होता है। किससे? सेल से बनता है, ये ध्यान रखना। और माइका सिस्ट जो होता है ना, जो गर्मी और दबाव के कारण बनता है, इसलिए ना ये सारे कायांतरित चट्टाने हो जाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाना का घास मैदान, शीतोष्ण घास का मैदान नहीं होगा। और घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरे होते हैं समशीतोष्ण घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं ना, अलग अलग देश में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अफ्रीका में इसको सवाना नाम से जाना जाता है, फिर ब्राजील में आओगे तो कैंपोस नाम से, वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस नाम से जाना जाता है इसको। इसी तरह समशीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं इनको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो यूएसए कनाडा का पार्ट है, यहाँ पर प्रेरीज नाम से इसको जानते हैं, प्रेरी कहते हैं। अर्जेंटीना में इसको पंपास कहा जाता है और साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ आओगे आप तो इसको रेजलैंड्स या डाउन्स का घास मैदान कहा जाता है। एक आता है यूरोप और एशिया, जिसको यूरेशिया कहते हो ना, जिसमें यूक्रेन का पार्ट आ जाता है, रूस में, यहाँ पर इसको स्टेपीज नाम से जाना जाता है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण निम्न में से क्या होती है? यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और कौन सा सही है पूछा जा रहा है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। दिन और रात क्यों होंगे? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होंगे, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पूछा जा रहा, तो ये वाला तो सही होगा भैया। मौसम में बदलाव क्यों होता है? तो ये परिक्रमा के कारण होता है, घूर्णन के कारण नहीं। ठीक है, ये किसके कारण होता है? परिक्रमा के कारण। यहाँ पर पूछा जा रहा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, तो ये वाला नहीं होगा इसमें। तीसरा है हवाओं का मुड़ना, ये कोरियोलिस बल जब पढ़ते हो तो ये घूर्णन के कारण ही होता है, तो ये तो सही हो जाएगा। चौथा है सूर्य का पूर्व से पश्चिम की ओर जाना, ये भी पृथ्वी के घूर्णन के ही कारण होता है। पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही दिया गया है, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1, 3 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भू आकृतियां हवा की क्रिया यानी एओलियन प्रक्रियाओं से बनती है? यहाँ पर 2-3 स्टेटमेंट दिया गया है और बताया जा रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुने। पहले देख लेते हैं तीनों में से कौन सा होगा। रेत का टीला जो होगा एओलियन प्रक्रिया से बनता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है लोएस जमाव, ये भी होगा। तीसरा मशरूम चट्टान, ये सारे हो जाएंगे। जो रेत हवा के साथ ना एक जगह को दूसरे जगह से ले जाता है, जिस जगह हवा को कोई रुकावट मिलती है या जहां हवा की गति कम हो जाएगी तो वहां जमा हुई रेत से रेत का टीला बन जाता है। लोएस जो होता है ना, लोएस ये ना गाद की तरह होता है, जिसे रेगिस्तानी इलाकों में बहुत दूर ले जाकर के हवा क्या करती है, जमा कर देती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और रेगिस्तानी इलाके में जो हवाएं चलती है ना, जमीन की सतह के पास चट्टान के बहुत ज्यादा काट देती है, वहीं चट्टान का ऊपरी हिस्सा कम कटता है, तो रेत इसी वजह से इसका रेत का टीला जमा हो जाता है। अगला देखिए, इसमें क्या क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा करेक्ट ना, 1, 2 और 3 सही पूछा जा रहा था। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। अगला देखिए, लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिया गया, बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। और कहा जा रहा है कौन सा सही है, कूट का यूज करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला है, इसमें आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण इसका रंग लाल होता है, ये वाला सही दिया गया, बताइए। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट दिया गया है पहला। जो मिट्टी और रेत से ना क्रिस्टलीय रूपांतरित मिश्रित होती है, यही चट्टाने अक्षय से बनती है। और ये मिट्टी मध्यम से भारी बारिश की स्थिति में क्या होती है, पुरानी हो जाती है और क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान पर विकसित होती है। इसमें आयरन ऑक्साइड यानी कि FeO पाया जाता है। क्या चीज? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। अगला देखिए, इसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ये स्टेटमेंट भी सही दिया गया है। तीसरा है, ये मुख्य रूप से अधिक वर्षा और घने जंगल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ये वाला गलत दिया गया है। ठीक है,
क्योंकि ये पश्चिम के महाराष्ट्र के कोंकण तट के उत्तर ओर में ये फैला हुआ, तो ये वाला तो नहीं होगा। चौथा स्टेटमेंट है मुख्य रूप से क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर बनती है, ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है चौथा स्टेटमेंट। पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही दिया गया है। पूछा जा रहा है कौन से सही है, तो पहला ही विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है ग्रीष्म संक्रांति और शीतकालीन संक्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट दिया गया, कहा जा रहा है नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट पढ़िए। पहला है ग्रीष्म संक्रांति पर सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। 21 जून का डेट आपको याद होगा। यहाँ पर पृथ्वी अपनी कक्षा में इस तरह स्थित होता है कि सूर्य कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ के ठीक ऊपर होता है। कितना? 23.5 डिग्री। तो पहला सही हो गया भैया। दूसरा देखिए, शीतकालीन संक्रांति पर सूर्य मकर रेखा पर ठीक ऊपर होता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को पृथ्वी अपनी कक्षा के विपरीत बिंदु पर समान स्थिति में होगा। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होगा और उत्तरी गोलार्ध उससे दूर होगा। ठीक है, यहां पर यह भी सही दिया गया है। तीसरा है ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, बिल्कुल सही है। शीतकालीन संक्रांति दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, यह स्टेटमेंट यहां पर जो है ना गलत दिया गया है, यह ध्यान रखना आप सभी को। ठीक, जो शीतकालीन संक्रांति होता है ना दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, छोटा नहीं होता है, सबसे लंबा दिन होता है। चलिए आगे देखिए, इसका देख लेते हैं। 1, 2, 3 तीनों सही है, 1 और 2 और 3, पहला विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। आसान सा जवाब माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। नीति ला दर्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यह हो जाएगा उत्तराखंड में। भारत का उत्तराखंड राज्य जो है यहाँ पर नीति ला दर्रा है। ठीक है, जो भारत चीन तिब्बत सीमा के पास स्थित है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित द्वीप समूहों में से किसमें 572 द्वीप है। इसमें से किसमें है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा विकल्प बी वाला। और लक्षद्वीप अरब सागर में 36 कोरल द्वीप का एक समूह होता है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर बाब अल मंडेब जल मरुमध्य निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ता है। यह रेड सी को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, लाल सागर को अदन खाड़ी से, विकल्प बी आसान सा जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। अदिश राशि इसमें से कौन सा हो जाएगा, चाल एक अदिश राशि हो जाएगा, विकल्प डी वाला। ठीक है, चाल। और यहां पर जो दिया गया है वेग क्या होगा, वेग सदिश राशि होगा। बल भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि। विस्थापन भी एक सदिश राशि हो जाएगा, सिर्फ चाल यहां पर अदिश राशि हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई है, राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर होता है, विकल्प सी हो जाएगा। ठीक, वोल्ट का क्या होगा, वोल्ट जो होगा विद्युत विभवांतर की इकाई ही है। इसका विभवांतर, विद्युत विभवांतर। ओम किसका इकाई हो जाएगा, तो विद्युत प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध का इकाई ओम हो जाएगा। कुलाम किसका इकाई, तो विद्युत आवेश का इकाई हो जाएगा कुलाम। सारा फैक्ट्स नोट कर लेना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश सबसे तेज गति से किस माध्यम में चलता है। ये चलेगा वायु में, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायु में सबसे तेज होगा। प्रकाश की गति कांच में 1.5 होगा और हीरा में सबसे कम होता है 2.4 हो जाता है। जल में इसका गति हो जाएगा 1.33 और वायु में जो होता है ना इसकी गति होता है 1.0003, जो कि सबसे तेज होता है, सबसे फास्ट होता है। सबसे कम अगर होगा तो हीरा में, कम पूछा जाए तो हीरा में होगा, यहाँ पर तेज पूछा जा रहा तो वायु में हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विभवांतर मापने का उपकरण कौन सा होगा इसमें से, वोल्ट मीटर, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। ए मीटर से क्या मापा जाता है, धारा मापा जाता है। क्या चीज, धारा मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से कमजोर धारा, गैल्वेनोमीटर से यहां पर क्या, कमजोर धारा, कमजोर धारा मापा जाता है। अगला देखिए, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, आर्द्रता मापा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन विषमांग मिश्रण है। यह हो जाएगा तेल और पानी, विकल्प डी विषमांग मिश्रण हो जाएगा। यहाँ पर समान सममांग मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा नमक का घोल। ठीक है, सिरका भी हो जाएगा किसका, समांग मिश्रण का उदाहरण। ये ध्यान रखना है, समांग मिश्रण का नमक का घोल और सिरका दोनों होगा। यहाँ विषमांग पूछा जा रहा था, विषमांग हो जाएगा, विकल्प डी तेल और पानी। किसी तत्व की परमाणु संख्या दर्शाती है, ये क्या दर्शाएगी बताइए आप लोग। ये दर्शाएगी शुंग को, किसको दर्शाएगी, प्रोटॉन की संख्या को। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखा जाने वाला धातु कौन सा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये हो जाएगा
क्या, Na सोडियम हो जाएगा। वृक्क यानी किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? सही जवाब नेफ्रॉन हो जाएगा, विकल्प बी। और प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। ठीक है, ये ध्यान रखना। कितना? 10 लाख नेफ्रॉन होता है एक किडनी में। पौधों से जल की हानि को क्या कहते हैं? इसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। और पौधे को ठंडा रखने और जल को ऊपर की ओर खिंचाव में यह सहायक होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी मिलता है, विकल्प डी हो जाएगा। और इसको सनसाइन विटामिन कहा जाता है। क्या चीज? सनसाइन विटामिन कहा जाता है। किसको? विटामिन डी, जो कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है, विटामिन। ठीक, अगला देखिए, निम्न पर विचार करें। असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया है दरोगा में, ये बहुत चौंकाया था, लेकिन कुछ ज्यादा भारी नहीं होता है, सबसे आसान होता है असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन। यहां पर देखिए, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। क्या है? बिल्कुल सही दिया गया है। ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में नहीं अगर संचरित होगा तो भौतिक माध्यम से ही होगा, तो दोनों स्टेटमेंट सही दिया गया है। ठीक है, और क्योंकि ये ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होगा तो भौतिक माध्यम की आवश्यकता होगी, तो रीजन भी सही दिया गया। और रीजन जो है असर्शन की व्याख्या भी कर रहा है, तो ये आसान सा जवाब पहला ही हो जाएगा। कथन ए यानी असर्शन और कारण यानी रीजन, दोनों सत्य दिया है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। अगला देखिए, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसमें क्या परिवर्तित होता है? उसके भार में परिवर्तन आएगा। जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना होता है? 1/6 भाग होता है, इसलिए भार भी 1/6 हो जाता है। और द्रव्यमान जो होगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, द्रव्यमान अगर पूछा जाए तो परिवर्तन नहीं। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पहला सूची इधर है, दूसरा सूची दिया गया है, मिलान करेंगे, उसके बाद कूट की सहायता से देख लेंगे कौन सा करेक्ट है। पहला है उत्तल लेंस, जो अभिसारी लेंस भी कहा जाता है उत्तल लेंस को। ठीक है, यहां पर ये क्या मिलान करने कहा जा रहा है? क्या करता है? इसका कार्य दिया गया है ना, कार्य को मिलान करना है। तो ये प्रकाश किरणों को एकत्रित करेगा, अभिसारी लेंस। अवतल लेंस क्या होगा? तो ये प्रकाश किरणों को फैलाएगा। और प्रिज्म प्रकाश तरंगों, प्रकाश के रंगों को विभाजित करेगा। ठीक है, ये फैलाव करता है, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये वेवग्योर होता है जिसको स्पेक्ट्रम बनाता है ये प्रिज्म। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 आसान सा हो जाएगा, विकल्प बी। ठीक, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया, ये सब आसान है। असर्शन दिया गया है, विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है, ये सही दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा स्टेट कारण क्या है? धारा सीमा से अधिक होने पर यह पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर। और ज्यों ही ये धारा परिपथ को तोड़ेगा, विद्युत का फ्यूज गलनांक कम होगा तभी तो तोड़ेगा ना, तो ये भी सही है। और रीजन जो है असर्शन की व्याख्या करेगा। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। ठीक, तो ये हो जाएगा पहला विकल्प। और रीजन जो होगा असर्शन की सही व्याख्या भी करेगा। अगला क्वेश्चन है फिर से असर्शन रीजन का ही है। किसी तत्व के सभी समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, यह स्टेटमेंट क्या दिया गया है? बिल्कुल सही दिया गया है। उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यह भी सही दिया गया है। समस्थानिक समान होगा, रासायनिक गुण समान होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा, तभी तो समस्थानिक समान होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है दिया जो गया है, असर्शन जो दिया गया है, तो रीजन जो होगा इसका सही व्याख्या करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन समान अभिक्रियाशीलता होगा। और उदाहरण के लिए ले ले तो हाइड्रोजन का समस्थानिक मान लो तो प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये सभी ना H2O जो हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है और एसिड से बना होता है। तो ये एग्जांपल लेकर के आप लोग सोच सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों सत्य हैं और रीजन जो होगा असर्शन की सही व्याख्या करेगा। अगला देखिए, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ, पहला सूची दूसरे सूची से मिलान करना है। अम्ल जो होता है क्या करेगा? अम्ल नीले लिटमस को लाल करेगा। क्षार जो होगा लाल लिटमस को नीला करेगा। लवण जो होगा उदासीनीकरण से बनता है। 1 2 3 आसान सा जवाब विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है? चांदी हो जाएगा, विकल्प ए, सबसे ज्यादा इसी में विद्युत प्रवाह होता है। और तांबा जो होगा तार में केवल इसलिए उपयोग होता है क्योंकि चांदी महंगी है, इसलिए तांबा का ज्यादातर तार में यूज होता है। असर्शन रीजन जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है, सही दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। जाइलम में गति द्विदिशात्मक होती है, नहीं, जाइलम जो होता है एक दिशात्मक होती है, ये वाला रीजन गलत है। तो यहाँ पर असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, पहला हो जाएगा ए सही, आर असत्य। मिलान करना है यहाँ पर।
सूची 1, सूची 2 से। माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या होगा, तो ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ठीक। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में यूज आएगा, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। 1, 2 और 3 विकल्प बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए, अलैंगिक जनन का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर ईस्ट में कली बनना। किस चोल राजा ने संपूर्ण सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? इस राजा का क्या नाम है? राजेंद्र प्रथम, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। जो चोल शासक श्रीलंका जो प्राचीन काल में सिलोन कहा जाता था, इस 2 चरण में विजय प्राप्त हुआ। राजराज प्रथम के समय हुआ था पहला किसके समय? राजराज प्रथम के समय पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया, उसके उत्तरी हिस्सा को जीत लिया। फिर चोल साम्राज्य का एक प्रांत जो मुमुदु चोल मंडलम तक बना दिया गया था उसको। उसके बाद आता है दूसरा मामला राजेंद्र प्रथम का, यही पूछा जा रहा, संपूर्ण सिलोन पर विजय प्राप्त किया था। इनके पिता, इसने क्या किया, अपने पिता के कार्य को पूरा करते हुए श्रीलंका के तत्कालीन राजा उस समय महेंद्र 5 थे, उनका नाम था श्रीलंका के उस समय के राजा महेंद्र, ठीक, 5, महेंद्र पंचम, इसको हराया था और संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और महेंद्र 5वां को बंदी बनाकर चोल देश भेज दिया। फिर मामला आता है विजयालय का, जो चोल वंश का संस्थापक था। ठीक, 9वीं सदी में ये विजयालय वाला डी वाला मामला जो है। आदित्य प्रथम क्या था? पल्लव सत्ता को समाप्त करके चोल साम्राज्य का विस्तार किया था। तो ये सारा फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, निम्न में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? भीमदेव थे, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। 1025-26 में, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी आक्रमण करता है, नष्ट कर देता है। उस समय गुजरात का चालुक्य सोलंकी वंश का शासन था। निम्न में से किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? यह अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ननकाना साहिब, विकल्प सी वाला। 1469 ईस्वी में पंजाब में गुरु नानक देव जी का जन्म होता है, तलवंडी नामक स्थान पर। कौन सा? तलवंडी में। कृषकों की सहायता हेतु निम्न में से किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने, विकल्प सी हो जाएगा। शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 तक का शासनकाल, 5 साल का ही शासनकाल, छोटा शासनकाल था। इसने कई सुधार किए। मुद्रा सुधार में चांदी का रुपया चलाया था। चांदी का रुपया जो होता था 178 ग्रेन के बराबर होता था। फिर सड़क का निर्माण कराया, सड़क आजम, जीटी रोड, ग्रैंड टैंक रोड, अभी भी देख सकते हो आप लोग। मापन प्रणाली में सुधार किया, जमीन मापने के लिए गज ए सिकंदरी का यूज किया था। किसका? गज ए सिकंदरी। इफेक्ट लिख लेना आप लोग, गज ए सिकंदरी। और सन की डंडी, सन की डंडी, ये 2 मापन प्रणाली था। किसके समय में? शेरशाह सूरी के समय में। फिर प्रशासन जब्ती प्रणाली अपनाया था, जो भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान तय करने की शुरुआत इसी ने शुरू किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। ये सारा फैक्ट्स आपको देख लेना शेरशाह सूरी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजन पद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध घोष की समंत पासादिका में, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा? ये कालीबंगा हरियाणा वाला मामला जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि कालीबंगा जो है ना राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ कहां पर? राजस्थान में। तो ये वाला गलत था, तो इसी यही सही हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में है, रोपर जो है पंजाब का हिस्सा है। ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये बताना आपको, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपर किस नदी के किनारे है? बताओ आप लोग, कमेंट करना आप लोग, रोपर किस नदी के किनारे है? वैदिक धर्म और संस्कृति को संरक्षण की परंपरा निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा आरंभ की गई थी? शुंग वंश के द्वारा शुरू किया गया था, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में किया था। आसान बहुआ वाला प्रश्न है ये सब। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यहां पर कूट भी दिया गया नहीं, सिर्फ सही सुमेलित है पूछा जा रहा है, इसको देख लेना है। इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, विकल्प डी वाला यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं फैक्ट्स। 1767 से लेकर के 1769 तक पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें हैदर अली विजयी होता है और अंग्रेज को मद्रास की संधि करने पर मजबूर करता है। अब आते हैं दूसरे मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब से कब तक होता है? 1780 से 1784 तक। इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया था। युद्ध के बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। कब? 1782 में
हैदर अली की डेथ हो जाती है। कब? 1782 में। जिसके बाद टीपू ने इस युद्ध को जारी रखा और यहीं पर होती है मंगलौर की संधि। ठीक है, इसी में होता है मंगलौर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि होती है। पहले में क्या होता है? पहले वाले में मैसूर की संधि होती है, सॉरी मद्रास की संधि होती है ना, मैसूर नहीं। मैसूर कहां से आएगा? पहले में मद्रास की संधि होती है। यह भी पूछा जाता है किस युद्ध में क्या मामला हुआ था? मद्रास की संधि। चलिए छोटा स्पेस है, देख लेते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक हुआ था। ठीक, इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि यहां पर करनी होती है। कौन सी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू हारता है। इसमें आधा राज अंग्रेज को और उनके सहयोगों को देना पड़ता है, लेकिन टीपू सुल्तान यहां पर हार नहीं मानता है। मामला आता है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध, होता है 1798 से 1799 तक। यहां पर टीपू सुल्तान पराजित होता है। लॉर्ड वेलेस्ली इस समय कौन था? गवर्नर था, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, इसी समय टीपू सुल्तान मारा भी जाता है श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए, और मैसूर पर अंग्रेजों का प्रभुत्व यहीं से जम जाता है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध से। ये फैक्ट्स ना पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। टेलीग्राम चैनल है परीक्षा वाटिका, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का। अगला क्वेश्चन देखिए, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में विचार कीजिए। कौन सा होगा? पहला है स्टेटमेंट, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, सही दिया गया है। दूसरा है पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया है। दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था को बारामहल जिले में 1792 ईस्वी में पहली बार निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा, सॉरी अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। अंग्रेज फ्रांसिस डे ने सन 1639 में निम्न में से कहां के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था? यह लिया था चंद्रगिरी के राजा से 1639 में। विकल्प सी सही जवाब हो गया। नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज द्वारा व्यापार की छूट का दुरुपयोग किया जाना। विकल्प कौन सा होगा? डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कंपनी को मिल मिला था जिसमें फ्री ट्रेड पास मिलता था। दस्तक का प्रयोग करके कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए यहां पर टैक्स ले रहे थे, जिससे नवाब को टैक्स का नुकसान हो रहा था। अगला देखिए, खिलाफत आंदोलन की लहर के बीच 1921 में केरल के तटवर्ती क्षेत्र में हुए कृषक विद्रोह को राष्ट्रीय स्तर के किन दिग्गज नेताओं का पुरजोर समर्थन प्राप्त हुआ था? इसको मोपला विद्रोह के बारे में चर्चा हो रहा था 1921 वाला। इसमें मोहनदास करमचंद गांधी, मौलाना शौकत अली और अबुल कलाम आजाद सारे इसमें शामिल हुए थे। कांग्रेस के खिलाफत कमेटी उस समय एक साझा मंच पर था। मौलाना आजाद सहित प्रमुख कई नेता थे इसमें, इनको नैतिक समर्थन दिया था। तो सारे हो जाएंगे। पूछा जा रहा है उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है विकल्प डी 1, 2 और 3 तीनों की तीनों यहाँ पर सही दिए गए थे। अगला प्रश्न है, अवध के किसान आंदोलन के दौरान 1919 में प्रतापगढ़ जिले में बाबा रामचंद्र और अन्य किसानों के नेतृत्व में नाई धोबी बंद का आह्वान किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ये जमींदारों के खिलाफ किसानों द्वारा अपनाया गया एक सामाजिक बहिष्कार का तरीका था। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। 1919 ईस्वी में प्रतापगढ़ जिला में किसान ने जमींदार की दमनकारी नीति हो गया या बेदखली जो मामला था, बिना हक के जमीन से निकालने पर या फिर भारी टैक्स लगाते थे, ज्यादा वेटेज था टैक्स का, इसके विरोध में ये रणनीति अपनाई गई थी। फिर नाई धोबी बंद का आंदोलन हुआ था। मतलब होता है कि नाई धोबी और अन्य सेवा प्रदाताओं ने जमींदारों को अपनी सेवाएं देने से मना कर दिया था, यही था नाई धोबी बंद। ठीक है, और एक तरह का असहयोग आंदोलन था ताकि जमींदार पर सामाजिक और नैतिक दबाव बनाया जा सके। और इसका मेन चेहरा जो है सामने से फ्रंट से बाबा रामचंद्र बने थे, जिन्होंने अवध के किसान को संगठित किया और रामचरितमानस के जरिए एकजुट होने की प्रेरणा दी थी। अगला देखिए, 1854 के सर चार्ल्स वुड शिक्षा प्रेषण के संदर्भ में उन नीतिगत बदलावों की पहचान कीजिए जिन्होंने आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 3-4 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, कौन सा होगा सही बताइए? बोर्ड्स डिस्पैच के बारे में स्टेटमेंट यहां पर दिया गया, सही पूछा जा रहा है कूट की सहायता से। देख लेते हैं 1 बाय 1। पहला है, निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार सहायता अनुदान प्रणाली
लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया, यह भी सही है। तीसरा, शिक्षा के माध्यम के रूप में प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं और उच्च स्तर पर अंग्रेजी के प्रयोग की सिफारिश की गई थी, यह भी सही दिया गया है। ये सारा सारा मामला सही है। बीच में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल पारित हुआ, ऊपर के माध्यम में कॉलेज और स्कूल आए थे, प्राथमिक शिक्षाएं देसी भाषा में दी जाती थी। ये सारे स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही दिए गए हैं, तीनों हो जाएगा विकल्प डी राइट आंसर, 1, 2 और 3। चलिए आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक इतिहास को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कृतियां नीचे दी गई है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है। यहां पर पढ़िए, द ग्रेट डिवाइड के लेखक H.V. हडसन है, जिन्होंने भारत पाक विभाजन के संदर्भ में यह पुस्तक लिखी थी। यह स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही दिया गया है। हिंद स्वराज मूल रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत की खोज के उत्तर में लिखी गई पुस्तक है। यह स्टेटमेंट बाबा गलत दिया गया है, क्योंकि यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा था। स्वराज और पाश्चात्य सभ्यता की आलोचना किया था इसमें गांधी जी ने। अगला है, गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन में राम मनोहर लोहिया ने विभाजन के लिए जिम्मेदार कारकों का तीखा विश्लेषण किया है, सही दिया गया ये वाला स्टेटमेंट। अगला है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पर महात्मा गांधी द्वारा अपनी पुत्री के लिखे गए पत्रों का संकलन दिया गया है। ये वाला है ना ग्लिम्पसेस ऑफ ये इंडिया वाला, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखा गया एक ऐतिहासिक पत्र था, गांधी जी के द्वारा नहीं, JL नेहरू, ठीक है, JL नेहरू के द्वारा इंदिरा गांधी को लिखा गया था। तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। यहां पर 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प 1। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में संगठित राजनीति के उदय के संदर्भ में नीचे दिए गए राजनीतिक संगठन को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है बंग भाषा प्रकाशिक सभा, ये कब मामला आया था, 1836 का मामला था, जो बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन था। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 द्वारकानाथ टैगोर द्वारा जमींदार के हितों के लिए स्थापित किया गया था। तीसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1843 का मामला है, ये आम जनता की स्थिति में सुधार के लिए गठन किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में, याद होगा, शिशिर कुमार घोष द्वारा राष्ट्रवाद की भावना जगाने हेतु स्थापित किया गया था। तो 36, 38, 43, 75, इसमें तो कुछ सजाना नहीं है, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कूट 1, 2, 3 और 4 कौन सा है, पहला ही दिख गया, 1, 2, 3 और 4, विकल्प ए राइट आंसर हो गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को दिए गए करो या मरो के निर्देशों के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो विकल्प बी हो जाएगा, सरकारी कर्मचारी नौकरी का त्याग करें और तुरंत आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में, क्रांति मैदान कहलाता है वहां का, गांधी जी ने समाज के सभी वर्गों को एक विशिष्ट निर्देश दिए थे। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था। मामला है 1746 से 48, यही पहला कर्नाटक युद्ध इसका तात्कालिक कारण बना था। इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है, यूरोप में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, जिसके कारण भारत में अंग्रेज फ्रांसीसी एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। लेकिन युद्ध की शुरुआत एक विशिष्ट घटना से होती है, तत्कालिक कारण बना था अंग्रेजी नौसेना के अधिकारी जो बार्नेट था, बार्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज को पकड़ लिया, फिर उसको अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन फ्रांसीसियों के लिए यह सीधा उकसावा था। यह युद्ध मामला आता है 1748 में एक्स-ला शापेल की संधि के साथ, यहां लिख देते हैं एक्स, ठीक, चलिए ऐसे ना लिखते हैं, एक्स-ला शापेल की संधि, यही मामला आता है 1748 का, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं पूछा जा रहा है, कौन इसमें से नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, विकल्प सी हो जाएगा। जगजीवन राम, बलदेव सिंह, आसफ अली और सी राजगोपालाचारी इसमें शामिल थे, राजगोपालाचारी, ये चारों इसमें शामिल थे, ठीक। ये एक हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, और चौथा ये सी राजगोपालाचारी। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, ये लिया गया है जर्मनी से, विकल्प सी आसान सा जवाब हो जाएगा, जर्मनी। जापान से क्या लिया गया, कमेंट करना आप लोग। परिसीमन आयोग के बारे में विचार कीजिए, 2 स्टेटमेंट कौन सा कथन सही है।
स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अब पहला है, इनके आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल सही दिया गया। राष्ट्रपति परिसीमन अधिनियम के तहत आयोग की नियुक्ति करता है। फिर आर्टिकल 329 के अकॉर्डिंग अदालत को परिसीमन मामलों पर सवाल उठाने से रोकता है। आर्टिकल 82 कहता है संसद को हर जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 170 इसी से संबंधित है। राज्य विधानसभाओं के लिए सीट और निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्समायोजन का प्रावधान होता है। तो ये तीनों चारों आर्टिकल आप लोग ध्यान रखना, पहला इस वजह से सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर प्रधानमंत्री परिसीमन अधिनियम के तहत आयोग को नियुक्त करता, राष्ट्रपति करता है, तो ये बाबा गलत हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, केवल एक कथन सही है, विकल्प एक। निम्नलिखित में से किस मामले में वार्ड समिति अनिवार्य है? तो 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में यह आवश्यकता होती है, विकल्प सी राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित पर विचार करें। यहां पर 3-4 स्टेटमेंट दिया गया और क्या कहा जा रहा है देखते हैं। इनमें से कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं? अब देख लेते हैं कौन कौन सी शक्तियां बाबा राज्यपाल की है। यहां पर कौन सी हो जाएगी? क्षमा करने की शक्ति होगा? नहीं होगा। जब कोई स्पष्ट बहुमत ना हो तो विधानसभा को भंग करना हो, क्षमा करना हो, या बुलावा महाधिवक्ता की नियुक्ति हो, विवेकाधीन ये नहीं हो सकती है। ये मंत्री परिषद की सलाह पर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी जो है ना गलत दिया गया, सारे के सारे स्टेटमेंट गलत दिया गया। जो आर्टिकल 153 है, राज्यपाल राज्य में राज्यपाल होगा, ये कहा गया है। 161 में राज्यपाल की समाधान शक्ति या अन्य शक्तियां दिया गया है। ठीक, और 163 कहता है मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देगा। और आर्टिकल 213 भी इससे संबंधित है। 213 आर्टिकल राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें बताया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही पूछा जा रहा है, कोई भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, विकल्प डी। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट, कौन सा सही है? ठीक, बताइए कौन सा सही होगा। पहला, इसका मूल अधिकार क्षेत्र केंद्र और राज्य के बीच विवादों तक फैला हुआ है, ये वाला सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, आर्टिकल 124 से 147 तक है सुप्रीम कोर्ट का संगठन, स्वतंत्रता, या फिर इसके अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया गया, जो पार्ट 5 है, भाग 5 है। ठीक, इसका सलाहकार क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा? नहीं, बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं होगा। जो इसका मूल क्षेत्राधिकार होता है केंद्र और एक से ज्यादा राज्य के बीच होता है, या फिर केंद्र और एक तरफ या एक से ज्यादा अन्य राज्य के बीच होगा, या दो से ज्यादा राज्य के बीच भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में व्यापक अपीलीय क्षेत्राधिकार इसको प्राप्त है, जिसमें 4 श्रेणी में बांटा जाता है, जिसमें संवैधानिक मामलों में अपील किया जा सकता है, दीवानी मामले में भी अपील हो सकता है, आपराधिक मामला हो, चाहे विशेष अनुमति से भी अपील किया जा सकता है। ठीक है, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में दीवानी आपराधिक मामले शामिल है, अभी मैंने बताया था, तो ये शामिल होंगे, और संवैधानिक मामला भी होगा और विशेष अनुमति भी इसमें शामिल होगा। ठीक, तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया गया, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है। धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच अंतर के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो दोनों में राज्यसभा बदलाव कर सकती है, तो विकल्प सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक, आर्टिकल 1110 के बारे में, अभी दरोगा में ना 109 के बारे में पूछा गया था, अनुच्छेद 109 धन विधेयक के बारे में क्या था मामला, ये पूछा गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट कहा जा रहा है, इनमें से किसे संसद की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? इनमें से कौन कौन सा होगा? तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में क्या होगी? विशेष बहुमत की, यहां लिख देते हैं विशेष बहुमत। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति में साधारण बहुमत। ठीक, राष्ट्रपति शासन की मंजूरी होगी साधारण बहुमत से, और संवैधानिक संशोधन विधेयक की मंजूरी जो होगी किससे होगी? विशेष बहुमत से। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है? विशेष बहुमत वाला मामला, तो चौथा हो जाएगा और पहला होगा, 1 और 4 हो जाएगा। साधारण बहुमत पूछा जाता तो 2 और 3 हो जाता। ठीक है, साधारण बहुमत 2 और 3 हो जाता, यहां पर पूछा जा रहा है विशेष बहुमत। ठीक ना, तो 1 और 4 ही होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? यह आर्टिकल 324 है। ठीक, अभी ना संविधान में कौन कौन से आपात के प्रावधान है, वित्तीय आपात से लेकर के राष्ट्रपति शासन तक, दरोगा में पूछा गया प्रश्न था। प्रश्नकाल का मुख्य रूप से किसके लिए होता है? तो प्रश्नकाल जो होता है ना, सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए होता है, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होगा, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जैसा मामला आएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाता है, और यह स्थिति भारत में विशेषकर कृषि क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में आमतौर पर देखी जा सकती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 होगा ना।
62वां प्रश्न, जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? क्या होगा? शून्य हो जाएगा। विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। सीमांत उत्पादन जो होता है ना, कुल उत्पादन में परिवर्तन का ही दर होता है, इसलिए जब कुल उत्पादन अधिक होगा तो स्थिर बिंदु होगा, तो सीमांत उत्पादन भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्न में से कौन सी समिति गठित की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा हाशिम समिति का गठन हुआ था। विकल्प बी हो जाएगा। हाशिम समिति 24 दिसंबर 2012 का मामला है। अभी देख सकते हो 2025-26 मामला चल रहा है ना, नई सरकार गठित हुई है बिहार में, और जिनका जिनका राशन कार्ड था, राशन कार्ड धारक जो भी पीएम किसान का लाभ उठा रहे थे, तो उनको यहाँ से हटा दिया गया राशन कार्ड से, या जिनके पास बाइक है या फिर 2 एकड़ या 2.5 एकड़ का एक जमीन रखा गया था, जिनके पास है, उनका राशन कार्ड से नाम टाटा बाय बाय हो चुका है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं? 4 स्टेटमेंट है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। बताइए इसमें से कौन कौन सा होगा? तो देख लेते हैं वन बाय वन। पहला यहां पर दिया गया है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इसमें बिल्कुल शामिल हो जाएगा। जो विश्व बैंक समूह में ना 5 संस्थाएं शामिल होती है। विकास बैंक जो IBRD है, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ जो IDA होता है, ठीक, और सामूहिक रूप से विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, और इसमें अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC समूह का भी हिस्सा होता है। जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF होता है, एक अलग स्वतंत्र संगठन है जो विश्व बैंक समूह का हिस्सा यहाँ पर नहीं होता है। तो पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं होगा। 1, 2 और 4 विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स वस्तु और सेवा कर में शामिल नहीं किया गया है? इसमें से सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। वह मुद्रा जिसे निम्न ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? सस्ती मुद्रा कहलाती है। विकल्प सी होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? चौथा स्थान है भारत का। चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद 700 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का चौथा कंट्री है अपना प्यारा भारत। केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्न में से किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। रेलवे इसमें मामला नहीं आएगा। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। और बजट में 4 समूह शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से बिहार के जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? बिहार दरोगा में अभी पूछा गया था, झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाला बिहार का कौन कौन सा जिला है? अभी देखिए इस तरह के प्रश्न बनते हैं। बिहार का बाउंड्री देख लेना किस राज्य से लगता है, या इंटरनेशनल बाउंड्री कहां से लगता है, ये सब ध्यान रखना आप लोग को। ठीक है, और चौहद्दी के हिसाब से भी देख लेना, पूरब से पश्चिम सजा लेना, फिर उत्तर से दक्षिण, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ही बनाना है तो बाउंड्री एक बार चक्कर लगा लेना मैप पर जाकर के। अभी तो इसका कौन कौन सा जिला होगा यूपी का जो होगा बाउंड्री? तो ये हो जाएगा भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। अगर नेपाल से पूछा जाए ना, नेपाल से किसका किसका बाउंड्री लगता है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। नेपाल से बिहार का 7 जिला बाउंड्री लगता है। कौन कौन सा? पहला तो वेस्ट चंपारण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते चलते हैं। वेस्ट चंपारण हो गया, फिर वेस्ट चंपारण होगा तो ईस्ट चंपारण भी होगा, फिर उसके बाद अपना हो जाएगा सीतामढ़ी का क्षेत्र, ST लिख देते हैं, आप लोग को समझ आ जाएगा सीतामढ़ी। फिर आ जाएगा मधुबनी का पार्ट, ठीक है, MAD लिख देते हैं, मधुबनी वाला पार्ट। उसके बाद सुपौल हो जाएगा, सुपौल। सुपौल के बाद अपना अररिया आ जाएगा, AR लिख देते हैं। उसके बाद किशनगंज का मामला आएगा। ठीक है, किशनगंज। तो ये सारे जिला जो होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जिला जो है नेपाल के साथ बाउंड्री लगता है। फिर झारखंड के साथ 8 जिला लगता है बाउंड्री। झारखंड के साथ भी पूछ सकता है, जो कि बिहार दरोगा में भी पूछा गया था। झारखंड के साथ लगता है रोहतास का बाउंड्री लगता है। रोहतास के बाद अपना औरंगाबाद का आ जाएगा झारखंड से। फिर गया का बाउंड्री लगेगा। उधर ही आगे बढ़ जाओगे नवादा का लगेगा। नवादा के बाद जमुई, जमुई के बाद बांका जिला, बांका के बाद भागलपुर, BH लिख देते हैं। भागलपुर के बाद लगेगा कटिहार का बाउंड्री। किसके साथ? झारखंड के साथ लगता है। यूपी के साथ 8 जिला लगता है। ठीक है, 4 तो यहां लिखा गया है, मैं कहां पर लिखूं इसको? यूपी वाला यहां लिखते हैं। ठीक है, यूपी के साथ लगने वाला बाउंड्री हो जाएगा। कौन कौन सा जिला? तो रोहतास लगेगा यूपी के साथ बाउंड्री। फिर कैमूर लगेगा। ठीक है, कैमूर, यहां पर भी के हो गया, के हो गया, कैमूर याद रखना। फिर आ जाएगा बक्सर, बक्सर के बाद भोजपुर, सारण, सिवान, और सिवान के बाद
गोपालगंज, गोपालगंज के बाद वेस्ट चंपारण, ये हो जाएगा यूपी के साथ बाउंड्री लगने वाला। वेस्ट चंपारण यूपी और नेपाल दोनों के साथ बाउंड्री लगता है। साझा भी पूछा जा सकता है, कौन कौन सा जिला है जो साझा, जैसे मान के चलिए झारखंड के साथ रोहतास का भी बाउंड्री लगता है, यूपी के साथ भी लगता है रोहतास का बाउंड्री, तो रोहतास का बाउंड्री किन दो राज्यों के साथ लगता है, ये भी पूछा जा सकता है। ये सारा चीज ना आपको ध्यान रखना है। इसको छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को ना यहाँ पर आसानी होगा किस चीज में, इसको मैनेज करने में। इसको छोटा करके यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं ताकि याद रहेगा भैया आप लोग को। चलो ये वाला हो गया शिफ्ट, ये हो गया तो इसको भी कर लेते हैं। अब इसको क्यों छोड़ेंगे भैया, तू भी छोटा हो जा अब, ठीक। इसको इधर शिफ्ट कर लें, ये वाला अपना देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, गौतम बुद्ध ने मुख्य रूप से किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? इस भाषा कौन सा भाषा था बताओ आप लोग? ये भाषा था पाली भाषा। विकल्प बी राइट आंसर हो गया। मेगास्थनीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा ऐसे सही है या है? पहला स्टेटमेंट दिया गया है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, बिल्कुल सही है। दूसरा है वो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। 305 ईसा पूर्व मामला याद होगा, 305 ईसा पूर्व सिकंदर का उत्तराधिकारी था सेल्यूकस निकेटर, और चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी राजकुमारी हेलेन कार्नेलिया जो सेल्यूकस की पुत्री थी इससे शादी कर लिया था, और सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। कौन सा? इंडिका, ये ध्यान रखना है। तो पहला सही है, दूसरा गलत था, तो पूछा जा रहा है कौन सा सही है, विकल्प ये हो जाएगा केवल एक। सूरजगढ़ के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा ऐसे सही है या है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सूरजगढ़ का युद्ध 1634 में हुआ था ना बाबा, यह 1534 में हुआ था, तो पहला क्या हो गया, गलत। दूसरा है यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। यह ना शेरशाह सूरी और बंगाल के शासक महमूद शाह के बीच लड़ा गया था। क्या नाम था उसका? महमूद शाह और शेरशाह सूरी के बीच। तो यहाँ पर हुमायूं था ऑप्शन में, तो दूसरा भी गलत हो गया। कौन सा सही पूछा जा रहा, तो भैया एक भी सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो, दोनों के दोनों इनकरेक्ट थे। बिहार सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा और किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की गई थी? आसान सा जवाब मौलाना मजहरुल हक के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था, विकल्प बी हो जाएगा। 30 सितंबर 1921 1921 का मामला था। सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र भी निकाला था। कौन सा? मदरलैंड, द लगा लेना भाई, द तो लगाना इंपॉर्टेंट है। अगला देखना, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र के जोन 1 में कितने जिले शामिल हो जाएंगे? जोन 1 में ना क्षेत्र 1 में 13 जिले शामिल होंगे, विकल्प बी हो जाएगा, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, फिर उधर से इधर आओगे, फिर मधुबनी हो गया, गोपालगंज, सीवान, सारण, फिर इधर एंट्री ले लो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, अपना इधर बेगूसराय तरफ चले जाओ, ये 13 जिले इसमें शामिल हो जाएंगे। तुतला भवानी जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ये रोहतास में है, विकल्प बी राइट आंसर होगा, तुतला भवानी। और विभिन्न जलप्रपात जो भी है ना रोहतास में और भी है, दुर्गावती है, कशिश है, धुआं कुंड जलप्रपात, मंझार कुंड, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। गया वाला मामला भी देख लेना, कौन सा जलप्रपात है। कैमूर में क्या हो जाएगा, तेलहर कुंड है। औरंगाबाद में कौन सा है देख लेना। एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट बिहार के किस जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है? बच्चा वाला प्रश्न, विकल्प बी मुंगेर इसका सही जवाब है, जो खड़गपुर पहाड़ी है, गया हो जाएगा और जमुई का पार्ट हो जाएगा, यहीं पर पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर लगभग कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 59.8%। अभी बिहार दरोगा में ना बिहार का साक्षरता दर पूछा गया था, 61 दशमलव समथिंग है ना, 08 या 28% है, ये ऑप्शन में दिया गया था। बिहार का जनगणना जो 2011 में हुआ था ना, जो जनगणना, इसी में बिहार का लिटरेसी रेट पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है, ग्रामीण साक्षरता दर पूछा जा रहा है, वहां पर टोटल पूछा गया था। आजादी के बाद बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे बताइए? तो इनका नाम था अब्दुल गफूर, पहला विकल्प राइट है। चल भैया आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण भारत में प्रचुरता में नहीं पाई जाती है? ये नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको खादर मिट्टी कहा जाता है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में है? यह हो जाएगा मुजफ्फरपुर, विकल्प ए वाला। बिहार में प्रसारित मखाना बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
राइट आंसर हो जाएगा मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देना, विकल्प सी। संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण के तहत सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10 लाख सूक्ष्म उद्यमियों के लिए कितनी ऋण सुविधा बजट 2025 में प्रस्तावित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी 5 लाख रुपए। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर डीसीसीसी स्थापित करने की योजना है। वर्ष 2025-26 में कितने सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है? राइट आंसर हो जाएगा 200 सेंटर, विकल्प सी। हाल ही में बिहार में मधुबनी में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के दौरान बिहार के किस पंचायत को विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया? ये मोतीपुर पंचायत है, समस्तीपुर रोसड़ा का मामला है, इसको मिला था। हाल ही में मखाना महोत्सव का आयोजन कहां किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया? आप गृह मंत्री बन गए बाबू साहब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हुआ था कहां पर? विकल्प डी बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था। आगे देखिए, हाल ही में बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2006 में शुरू हुआ था ये। अप्रैल 2025 में मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार की अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक मिला था, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अप्रैल 2025 में बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ पटना में भारतीय वायुसेना ने किस एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया था? यह टीम था कौन सा? सूर्य किरण, विकल्प ए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? यह हो जाएगा श्रीलंका का। अभी ना हला मोदी कार्यक्रम जो कुवैत वाला मामला है, यह पूछा गया था दरोगा वाले एग्जाम में। हला मोदी ये कहां पर आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था कुवैत वाला मामला। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में दूसरा सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन ब्रिज निम्न में से किस राज्य में बनाया गया है? यह बना है तमिलनाडु, विकल्प डी। फरवरी 2025 में स्वतंत्रता सेनानी सैम नुजोमा का निधन हो गया, वह किस देश के संस्थापक थे? राइट आंसर नामीबिया, विकल्प बी। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य के लिए भारत के पहले पूर्णतः निर्मित लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाई। यह इंजन किस राज्य की फैक्ट्री से निर्यात किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी, बिहार से, जो बिहार का सारण जिला छपरा में स्थित मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री है, यहीं से इसको निर्यात किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की महिला कमला प्रसाद विशेषर की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीता और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? यह त्रिनाद टोबैगो का, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 सीट पर जीत हासिल किया इन्होंने, कितना? 26 सीट पर। भारत ने किस पड़ोसी देश से ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है? बांग्लादेश से। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? यह मनु भाकर को मिला है सम्मान। और पुरस्कार से संबंधित यानी प्राइज से संबंधित एक घंटे का वीडियो मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूं, इसको जाकर के देख लीजिएगा। एडुटेरिया करंट अफेयर्स करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें यह मिल जाएगा आपको देखने को। अंतरराष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने वाले दिग्गज खिलाड़ी अचंत सरल कमल का संबंध किस खेल से संबंधित है? ये तो ये थे लियू जियाकुन से संबंधित है। और इनका खेल का नाम क्या था? किस खेल से संबंधित है बताइए? क्या नाम था इनका? अचुल निहाकुल, ये टेबल टेनिस से थे। अगला देखिए, 2025 के लिए प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे चुना गया? ये लियू जियाकुन को चुना गया था, विकल्प हो जाएगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 15वां स्थान मिला था इंडिया को। किसको? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है, जिसे बाढ़, तूफान, लू के प्रभाव को आधार पर रैंक किया जाता है। ठीक है, भारत को 15वां स्थान 2025 में मिला था। अगला देखिए, आखिरी प्रश्न है, हाल ही में उपन्यास फ्लेश के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? आसान सा जवाब हो जाएगा, डेविड सजेले को। ठीक है, विकल्प बी डेविड सजेले। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। उसके बाद मिलेंगे अगले टेस्ट में। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला टेस्ट जो भी 12 टेस्ट होना है अभी, नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। जल्दी मिल जाएगा नोटिफिकेशन, जल्दी देख करके निश्चिंत हो जाओगे। उसके बाद अपना टेस्ट लगाते रहना आप लोग। मिलते हैं अगले टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।